दोस्तों नमस्कार। मैं B.M. मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी मुझे अंधेरा दे दो। तीरथ ने हाथ के इशारे से दोनों बेटों को खटिया पर बैठने को कहा और खुद ऐसे संभले जैसे कोई बड़ी बात बोलने जा रहे हों। सुनो, मैं जो कह रहा हूं वो बात एक न एक दिन हर बाप को कहनी पड़ती है। ध्यान से सुनना। मेरी इच्छा है कि जाने के पहले मैं अपने सामने तुम दोनों का बंटवारा करवा दूं, ताकि किसी चीज को लेकर तुम दोनों के बीच कभी कोई मनमुटाव ना हो। तीरथ ने सहज तरीके से अपने दोनों बेटों का हिस्सा बांट करवा दिया और दोनों ने खुशी के साथ पिता का फैसला स्वीकार कर लिया। लेकिन एक चीज के बंटवारे पर बात अटक गई। तो आइए सुनते हैं ये पारिवारिक कहानी। सूरज खपरेल पर चढ़ाया था, लेकिन तीरथ प्रसाद अभी खटिया पर ही पड़े थे। आज उन्हें थोड़ी कमजोरी सी लग रही थी। पड़े पड़े ही उन्होंने अपना सिर दरवाजे की ओर घुमाया और आवाज दी, कोई है? एक लोटा पानी दे दो। बुझे से उनके शब्द बता रहे थे कि आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंदर वाली ओसारी में खेत जाने की तैयारी कर रहे बड़े बेटे जटाशंकर ने तीरथ की आवाज सुनी तो वो दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ बाबू? आज आप अभी तक उठे नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? दबी हुई कराह के साथ तीरथ बमुश्किल खटिया पर बैठ पाए और एक लंबी सांस ली। हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन अब हमारा कोई भरोसा नहीं है। पके आम की तरह हैं हम, न जाने कब टपक जाए। ऐसा क्यों कहते हो बाबू? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है? 70वां साल ही तो चल रहा है। अभी बहुत दिनों तक रहोगे तुम हमारे साथ। जटाशंकर की बात सुनकर तीरथ के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए एक हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ी और फिर गायब हो गई। जटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। छोटकऊ को भी बुला लो। छोटकऊ यानी तीरथ का छोटा बेटा कृपाशंकर। हाँ बाबू, बुलाता हूं छोटकऊ को। तब तक उठकर हाथ मुंह धो लो, कुछ खाकर पानी पी लो। जटाशंकर ने तीरथ को पानी का लोटा पकड़ाते हुए कृपाशंकर को पुकारा। छोटकऊ, बाबू बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ। कृपाशंकर हल लेकर खेत की जुताई करने जा रहा था। उसने हल जमीन पर रखा और तेज कदम बढ़ाता हुआ तीरथ के पास आया। वो उनके सिरहाने खड़ा हो गया। का बाबू, काहे को बुलाए हो? कुछ जरूरी काम है का? कृपाशंकर हड़बड़ी में ऐसे बोला मानो वो खेत जाने की जल्दी में हो। हाँ, जरूरी काम ही समझो। बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। अब लगता है दिन नजदीक आ रहे हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है। तीरथ का चेहरा धुआं सा हो रहा था। ऐसा ना कहो बाबू, बताओ ना कौन सा जरूरी काम है। चुटकी में कर दूंगा, एक बार बोल के तो देखो। और सुनो, मेरे सामने उल्टा सीधा मत बोला करो। दिन नजदीक हो तुम्हारे दुश्मन के। कृपाशंकर तीरथ का हौसला बढ़ाते हुए बोला। अरे छुटकऊ, यही तो दिक्कत है। वो काम मुझे ही करना है, तुम्हारे बस में नहीं है। आओ बैठो मेरे पास। तीरथ ने हाथ के इशारे से दोनों बेटों को खटिया पर बैठने को कहा और खुद ऐसे संभले जैसे कोई बड़ी बात बोलने जा रहे हों। उनके चेहरे की मुद्रा गंभीर हो चुकी थी। सुनो, मैं जो कह रहा हूं एक न एक दिन वो बात हर बाप को कहनी पड़ती है। ध्यान से सुनना। मैंने जीवन भर किसानी की। ज्यादा तो नहीं जोड़ पाया, लेकिन जो कुछ मेरे पास है उसमें तुम दोनों का बराबर का हक है। मेरी इच्छा है कि जाने के पहले मैं अपने सामने तुम दोनों का बंटवारा करवा दूं, ताकि किसी चीज को लेकर तुम दोनों के बीच कभी कोई मनमुटाव ना हो। आज नहीं तो कल ये होना ही है। मेरे रहते हो जाए तो अच्छा होगा। तीरथ के अगल बगल बैठे दोनों बेटों ने कुछ नहीं बोला।
दोनों जो अब तक तीरथ की ओर देख रहे थे अपने सिर नीचे कर लिए। बैठे बैठे ही तीरथ ने एक एक कर पूरी जमीन, घर, मवेशी, बर्तन आदि का मुहजबानी हिस्सा बांट कर दिया। तीरथ बोलते रहे और जटाशंकर व कृपाशंकर चुपचाप सुनते रहे। तीरथ की गृहस्थी सीमित थी, उन्हें घर की हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी थी, सो बंटवारे में महज 10 से 15 मिनट ही लगे। हिस्सा बांट में दोनों बेटों को कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए बाबू के फैसले पर दोनों ने मौन सहमति दे दी। घर की हर चीज बेटों को सौंपने के बाद तीरथ एक गहरी सांस लेकर चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे उनके जीवन का एक अति जरूरी काम पूरा हो गया हो। जब जटा और कृपा दोनों उठकर जाने लगे तो तीरथ फिर बोल पड़े, कहाँ चल दिए? थोड़ी देर और बैठो, अभी पूरा नहीं हुआ है बंटवारा। जटा और कृपा को जितनी जानकारी थी उस हिसाब से हर चीज का बंटवारा हो चुका था। फिर बाबू का दोबारा बैठने का आदेश सुनकर दोनों चकित से हो गए। अब क्या रह गया बाबू? जटाशंकर ने प्रश्नवाचक लहजे में पूछा। अरे अभी एक जरूरी चीज तो मैंने बांटी ही नहीं। जरूरी चीज? दोनों बेटे तीरथ की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे। हाँ, वो लालटेन का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। घर में रोशनी का केवल एक ही साधन है, वो समझ में नहीं आ रहा किसे दूं। तीरथ की बात सुनकर जटा और कृपा हंस पड़े। वाह रे बाबू, कोई भी ले लेगा लालटेन, कौन सी बड़ी चीज है? जटाशंकर बेपरवाही से बोला। मेरे लिए बड़ी चीज है बेटा, वो लालटेन मैंने बड़ी मुश्किल से खरीदी थी। बात उन दिनों की है जब तुम दोनों छोटे छोटे थे। उस समय हमारे घर में एक चिमनी हुआ करती थी, छोटी सी एक शीशी, मिट्टी का तेल और पुराने कपड़े की एक बाती से हमारा पूरा घर रोशन होता था। हालांकि उसके धुएं से घर की दीवारें काली पड़ गई थीं, लेकिन चिमनी जलाना हमारी मजबूरी थी। लालटेन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। एक रात तुम्हारी दादी ने चिमनी जलाकर वहीं जमीन पर ही छोड़ दिया। जटा पास में ही खेल रहा था। वो खेलते खेलते चिमनी के पास पहुंच गया और उसकी लौ को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान उसका हाथ झुलस गया। पूरी रात रोया था। उसकी नाजुक हथेलियों पर घाव देखकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि चाहे जैसे हो कल लालटेन जरूर लाऊंगा ताकि दोबारा किसी का हाथ न जले। सुबह हुई तो मैंने गांव से मांग जांच कर 5 रुपए इकट्ठा किए और बाजार जाकर लालटेन लाया। तब से ये लालटेन हमारे पूरे घर को रोशन कर रही है। उन दिनों कुछ बड़े घरों में ही होती थी लालटेन। ये लालटेन अब तक न सिर्फ हमारे घर को रोशन कर रही है, बल्कि यदा कदा हमारी पुरानी यादों को भी प्रकाशवान करती रहती है। लालटेन से जुड़ी बातों को याद कर तीरथ भावुक हो गए। वो ऐसे बोले मानो किसी बड़ी उलझन में हो। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि किसे दें ये लालटेन। पिता को उलझा हुआ देख कृपाशंकर झट से बोल पड़ा, बाबू आप इसे जटा भैया को दे दीजिए, मैं अंधेरे में ही रह लूंगा। वैसे भी आपके जाने के बाद हमारी जिंदगी में अंधेरा ही तो आना है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी बाबू। लालटेन भैया को देने की सिफारिश के पीछे कृपाशंकर का सिर्फ भातृत्व प्रेम का भाव ही नहीं था, बल्कि उससे जुड़ा मिट्टी के तेल के खर्च का बोझ भी था। अभी तक लालटेन के लिए मिट्टी का तेल बाबू लाते थे। कृपाशंकर ने सोचा कि यदि लालटेन मेरे हिस्से में आ गई तो जाहिर है कि मिट्टी का तेल भी मुझे ही खरीदना पड़ेगा। कमाई तो कोई है नहीं, कहां से लाऊंगा मिट्टी का तेल? ऊपर से पिकिया लेकर कोटा में लाइन लगाने की झंझट अलग से। और अब तो सुना है कि कोटा में आने वाला सारा तेल प्रधान जी के ट्रैक्टर में खप जाता है। कहते हैं डीजल से सस्ता पड़ता है, इसलिए प्रधान जी पूरा ड्रम ही घर में रखवा लेते हैं। इतनी फजीहत पालने से अच्छा है कि अंधेरे में ही रह लूं, रात में सोना ही तो है। ये सब सोचते सोचते कृपाशंकर का चेहरा उदास सा हो गया।
उसकी उदासी जटा शंकर से देखी न गई। वो कृपा शंकर के मन में चल रही हर बात को भांप गए। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, क्या बकता है रे तू? हमारी जिंदगी में अंधेरा आ जाएगा? क्या लालटेन की रोशनी से जीवन प्रकाशवान होता है? बाबू ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमारी जिंदगी में कभी अंधेरा ना आने पाएगा। कृपा, बाबू ने हमें जो आपसी प्रेम और सहयोग की शिक्षा दी है वो हमारे जीवन में हमेशा उजाला फैलाती रहेगी। और ये लालटेन, चलो इसे मैं रख लेता हूं। मैं लाऊंगा मिट्टी का तेल। इसे हम ऐसी जगह रखकर जलाएंगे जहां से मेरे और तुम्हारे घर में बराबर प्रकाश जाए। ये पहले जैसे ही हम दोनों के घरों को रोशन करती रहेगी। दोनों बेटों की बातें सुनकर तीरथ को ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई चमत्कारी औषध मिल गई हो। वो खटिया से उठकर खड़े हो गए और दोनों बेटों को गले से लगा लिया। बेटों से चिपके तीरथ को लग रहा था जैसे उनके सुस्त पड़े शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा हो। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।